हेलो एवरीवन, क्या हाल है। चलो, ये यार मास्टर क्वेश्चन का 21 और 22 मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। ये तो है आपका स्लम का और ये है यूलिप का, स्लम सेल और यूलिप। तो सबसे पहले स्लम सेल में ना बिल्कुल तुम लोड लो ही मत यार। स्लम सेल बहुत इजी है, बिल्कुल लोड नहीं लेने का, ठीक है। आराम से हो जाएगा। अभी कर लेते हैं, 2 मिनट रुको बस। अरे ये और ये क्वेश्चन आ गया तो 10 नंबर पक्के, कहीं नहीं जाने वाले। अभी कर लेते हैं इसे, ठीक है। देखो स्लम सेल में क्या होगा, सबसे पहले आपको स्लम सेल में करना क्या होता है, वो आजकल क्या निकालना होता है, 11 UAE के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी होती है स्लम सेल के केस में, ठीक है ना। स्लम सेल के केस में क्या है कि भाई आपको कंसीडरेशन कितना मिला। पहले क्या हुआ करता था, पहले जो हुआ करता था फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट। कॉस्ट में क्या आ जाता है, नेटवर्थ ऑफ दी कंपनी, जो नेटवर्थ ऑफ दी जो कंपनी और यूनिट जो आपकी स्लम सेल में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना। नेटवर्थ ऑफ दी यूनिट जो आपकी स्लम सेल में ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पहले हुआ करता था, आजकल इन्होंने बोल दिया आपको ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो निकालना है ना, वो 11 UAE के अकॉर्डिंग निकालना है। अब 11 UAE के अकॉर्डिंग अपने को निकालना है, तो अब देखो ये कैसे निकलेगा सर, ये अब यहाँ पर यही समझने का मैटर है। 11 UAE इसके अकॉर्डिंग अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना है। अब इन्होंने यहाँ पे भी 2 तरीके दे दिए, 2 तरीके इन्होंने यहाँ पर दे दिए। पहला इन्होंने बोला एक तो FMV 1 कैलकुलेट करो और दूसरा इन्होंने बोला FMV 2 कैलकुलेट करो, ठीक है ना। FMV 1 और दूसरा बोला FMV 2 कैलकुलेट करो। सर FMV 1 में क्या आता है, FMV 1 में बोला है कि भाई बैलेंस शीट की वैल्यू निकालने का इन्होंने तरीका बताया है। ये बोला है कि जो यूनिट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, ठीक है ना। उस बैलेंस शीट की वैल्यू निकालने का यहाँ पे इन्होंने तरीका बताया है। और FMV 2 में इन्होंने क्या बोला है कि जो कंसीडरेशन तुम्हें रिसीव्ड हो रहा है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करो। हो सकता है ना कंसीडरेशन में पैसा मिला हो, असेट्स मिली हो, जो भी कुछ मिला हो, तो जो तुम्हें कंसीडरेशन रिसीव हुआ है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करो, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या होगा सर, बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में इन्होंने क्या बोला है, असेट्स ले लो माइनस लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में क्या बोला है, कैसे पता पड़ेगा बैलेंस शीट की वक़्त, बैलेंस शीट की वक़्त क्या बोलते हैं इसे, वक़्त। अब यार वैल्यू बोल दो सिंपल शब्दों में अपने, तो वैल्यू ऑफ यूनिट है ना। मतलब इस सिंपल शब्दों में भी बोलूँ, नेटवर्थ भी बोल सकता हूँ, है ना, कि असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ वो नेटवर्थ होती है ना। हाँ, तो अब असेट्स और लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब असेट्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, बस वो आपको आना चाहिए, गेम ख़त्म। देखो स्टेप क्या चल रही है, ये अपनी स्टेप है, ठीक है। ये पहली स्टेप है FMV 1 FMV 2, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है सर, दिस इज सेकेंड स्टेप। FMV 1 कैसे कैलकुलेट करें सर, उस बैलेंस शीट की वक़्त निकालनी है ना। बैलेंस शीट की वक़्त कैसे निकलेगी, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। थर्ड स्टेप सर, ये असेट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्टेप थर्ड, ठीक है ना। स्टेप थर्ड सर, इस बैलेंस शीट की वक़्त कैसे निकालेंगे, बता देता हूँ आपको। इस बैलेंस शीट को आप क्या करो, ABCD और हाँ बस ABCD, ठीक है ना, ABCD और इसे हम देते हैं L का नाम, L। क्या होता है, बैलेंस शीट की वक़्त कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट कैसे निकालोगे, A + B + C + D - L, ये निकल गई वक़्त, सिंपल है ना। तो अब ये A क्या है सर, ऐसे क्या कन्फ्यूज़ करते हो, A क्या है, बस ये चीज़ पिक्चर दिमाग में रखना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। A क्या है सर, अब A में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है A हम बाद में बताएंगे, पहले हम B बताते हैं और C बताते हैं। तुम्हें पता है मैंने कैपिटल गेन में बताया था जाडा SP, याद आ रहा है। पर्सनल इफेक्ट की मोबाइल प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज मैंने बताया था एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। कैपिटल असेट्स मतलब मैंने क्या बताया था, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर यूज फॉर बिजनेस और नॉट, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल असेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स बट जाडा SP विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, बताया था, याद आ रहा है। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, बताया था ना, भूल गए हो तुम, जाडा SP। फिर तुम याद करो 56 to 10 में मैंने बताया था
कि मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो कौन कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी थी, मैंने यही बोला था जाडा एसपी, फिर मैंने बोला था एक और आ गया है बस, तो बी तो यहाँ आ जाएगा और एस यहाँ आ जाएगा। तो आपका बी और सी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो मूवेबल प्रॉपर्टी आपको बताई थी 56-10 में, 56-10 में मैंने आपको मूवेबल प्रॉपर्टी बताई थी जाडा एसपी बस, याद करो जाडा एसपी बस। तो जाडा एसपी बी यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया, बुलियन और ये है शेयर्स, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे हमारा जाडा एसपी बी और इधर एस आ जाएगा। अब इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो डी में आ जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है वो डी में आ जाएगी, और उसके अलावा अदर असेट्स यहाँ आ जाएगी। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ओनली रियल असेट्स। रियल असेट्स मतलब क्या सर, अरे भाई असेट जिसकी वक़्त हो, जिससे पैसा आ सकता हो, दैट इज़ द रियल असेट्स। अगर मान लो यहाँ पर तुम बोलो कि भाई कोई अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, या कोई इनकम टैक्स का आपको दिख रहा है, ठीक है ना, तो वो आपका यहाँ पर असेट्स नहीं माना जाएगा। आप बोलते हो ना TDS, TCS, एडवांस टैक्स, दीज आर नॉट असेट्स भाई, दीज आर नॉट असेट्स। रियल असेट्स मतलब भाई मेरे पास पैसा आना चाहिए। अब तुम वहाँ TDS तुमने मान लो एडवांस पे करा हुआ है तो दैट इज़ रियल असेट्स थोड़ी है। हो सकता है तुम्हारी लाइबिलिटी हो टैक्स जमा कराने की, तो वो TDS तो एडजस्ट हो जाएगा उसके अगेंस्ट। लेकिन अगर मान लो इनकम टैक्स रिफंड बनता है तुम्हारा, दैट इज़ रियल असेट्स। तुम बोलोगे सर देखो मेरा एडवांस टैक्स कितना है, यहाँ इसके लिए समझा रहा हूँ, इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तुम बोलोगे देखो सर ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में मेरा TDS आ रहा है, TCS आ रहा है, एडवांस टैक्स आ रहा है, ये मिला के आ रहा है 5 लाख रुपए, और सर मेरा टैक्स प्रोविज़न जो है वो आ रहा है 3 लाख रुपए। मतलब मेरे को 3 लाख रुपए देना है और मेरा 5 लाख जमा है, तो 2 लाख इज रिफंड। दिस इज रियल असेट्स। दिस 5 लाख इज नॉट रियल असेट्स, दिस 2 लाख इज रियल असेट्स, राइट। तो ये रियल असेट्स अगर है तो वो यहाँ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और एक एग्जाम्पल अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं ना, दैट इज़ नॉट रियल असेट्स भाई, दैट इज़ नॉट रियल असेट्स। एक आपने खर्चा कर दिया, उसे ओवर अ टाइम हम राइट ऑफ करते हैं, इसलिए हमारी बैलेंस शीट में आ रहा है, हमसे इसको कोई रिकवरी होना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। बस बहुत लॉजिकल समझो, इलॉजिकल समझोगे, रटने की कोशिश करोगे, गेम खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, आ जाओ। तो ये समझ आ गया, ओनली रियल असेट्स विल बी देयर। चलो सर, अभी आपको यहाँ पर ये मामला समझ आ चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं, हो गया ये, हो गया ना अपना, हाँ चलो। अब अपने को आता है कि रियल एसेट्स यहाँ पर तो क्या करना है, इसकी ओनली बुक वैल्यू लेनी है आपको, इसकी बुक वैल्यू लेनी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ 11 UA के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, 11 UA के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेनी है। यहाँ आपको सिंपल बता देता हूँ, 11 UA के अकॉर्डिंग यहाँ तो है सिंपल मार्केट प्राइस। अब एस में मतलब शेयर्स के केस में 11 UA के अकॉर्डिंग कैसे वैल्यू लेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। SDV यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में लेनी है SDV, दैट्स इट, खत्म, दैट्स इट, हो गया मामला। अब 11 UA के अकॉर्डिंग आपको शेयर्स की वैल्यू कैसे लेनी है, देखो कभी भी दिमाग मत लगाना, बिल्कुल रिलैक्स रहना। जाडा SPB के केस में 11 UA के अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस आप कंसिडर कर लो, दैट्स इट, सिंपल। ज़्यादा कंफ्यूज हो गए गड़बड़ हो जाएगा, मार्केट प्राइस कंसिडर कर लो, सिंपल। और अब शेयर्स के केस में 11 UA के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू कैसे लेनी है, वैसे आपको निकालनी नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, आप तो रिलैक्स रहो। 11 UA के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी ना वो आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जाओ 11 UA, ये क्या हो गया, स्टेप 3, इसे स्टेप 4 दे दो, स्टेप 4। अब स्टेप 4 में क्या हो गया, देखो 11 UA में क्या होता है, शेयर्स के केस में जा रहे हैं ना अपन, है ना। अब शेयर्स लिस्टेड है, मतलब कॉटेड है या अनकॉटेड है, कॉटेड है या अनकॉटेड है। अगर कॉटेड है तो ये बोलता है कि सर आपने स्टॉक एक्सचेंज से परचेज़ किए हैं क्या, परचेज़ किए आपने स्टॉक एक्सचेंज के रूट आउट या अदर। नहीं सर मैंने स्टॉक एक्सचेंज से परचेज़ किया है, क्या दिमाग लगा रहा है भाई, जिस वैल्यू पे तूने स्टॉक एक्सचेंज से परचेज़ किए हैं वो ले लेना यार। नहीं सर स्टॉक एक्सचेंज से परचेज़ नहीं किया, अच्छा अदर मोड से किए, तो लोवेस्ट प्राइस ऑन दैट डे, ठीक है ना। जब आपने वहाँ स्टॉक एक्सचेंज से अदर मोड से आपने परचेज़ किए, तो जिस दिन आपने परचेज़ किए उस दिन उसकी लोवेस्ट प्राइस क्या थी, ठीक है ना, उस दिन उसकी लोवेस्ट प्राइस क्या थी वो आप यहाँ पर कंसीडर्ड कर लोगे।
आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ आ रही है, ऐसा तो नहीं है बाउंसर जा रही है जी। चलो हाँ अच्छा, एक इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लो जिस दिन आपने परचेस किया है उस दिन मान लो ट्रेड ही नहीं हुआ है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसके एक दिन पहले की ले लो लोएस्ट प्राइस। बट यहाँ क्या है, लोएस्ट प्राइस ऑन दैट डे, जिस दिन आपने परचेस किया। अगर स्टॉक एक्सचेंज से परचेस किया तो वो ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लो, उसके अलावा अगर आपने किया है तो उस दिन की लोएस्ट प्राइस ले लो। दैट्स इट, बस उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं, अगर सर कोटेड नहीं है, अनकोटेड हैं तो क्या करें। अनकोटेड नहीं है तो मज़े करो, और तो क्या करो। ये बोलता है शेयर्स हैं अगर मान लो, और शेयर्स के अलावा कोई है तो, ठीक है ना। अगर आपके पास शेयर्स हैं या शेयर्स के अलावा है ठीक है। अच्छा शेयर्स कंफ्यूज मत होना, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूँ। अगर इक्विटी शेयर्स हैं या इक्विटी शेयर्स के अलावा है, इक्विटी शेयर्स के अलावा है तो मर्चेंट बैंकर की रेट ले लो, मर्चेंट बैंकर की रेट ले लो। मर्चेंट बैंकर ने जो रेट दी बहुत सिंपल है, अब मगजमारी थोड़ी सी आपकी यहाँ आती है। देखो ये तो बहुत सिंपल हो गया आपका, 11 यूए में कोटेड है या अनकोटेड है। कोटेड है तो परचेस और अदर देन परचेस स्टॉक एक्सचेंज के रूट आउट परचेज हुआ है, या अदर देन स्टॉक एक्सचेंज। ये लिख देता हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। स्टॉक एक्सचेंज ये शेयर कर दूंगा मैं तुमसे, है ना, तो हेल्प हो जाएगी तुम्हारे। स्टॉक एक्सचेंज से है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू और लोएस्ट प्राइस ऑन दैट डे, ठीक है। और ये है आपका अनकोटेड, इक्विटी शेयर्स है या अदर्स है। अदर्स है तो मर्चेंट बैंकर की रेट ले लो, और अगर इक्विटी शेयर्स है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, A + B + C + D - L, ठीक है ना, अपॉन टोटल पेडअप इक्विटी इंटू अपने पास पेडअप वैल्यू कितनी है। भाई मान लो कंपनी की अपन ने अभी ऊपर अपन क्या काम कर रहे हैं कि जो निकाल रहे हैं ना, A + B + C D - L वैल्यू ऑफ यूनिट, तो भाई जिस कंपनी के तुमने शेयर खरीद रखे हैं उस कंपनी की वैल्यू निकाल रहे हो सेम ऊपर वाले मेथड से अपॉन पेडअप इक्विटी। मान लो उसकी वैल्यू है 10,000 करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़ मेरे, और उसकी टोटल पेडअप इक्विटी मान लो है 10 करोड़, मेरे पास कितने पड़े हैं 50 लाख, तो बस दैट्स इट, अकॉर्डिंगली निकाल लो। भाई कंपनी की टोटल वर्थ में आपका हिस्सा कितना है, तो आप बोलोगे भैया आज टोटल कंपनी की नेटवर्थ इतनी है, उसमें मेरा हिस्सा इतना हो गया, दैट्स इट, सिंपल, इनटू पेड अप वैल्यू, दैट्स इट, खत्म कहानी। ये हो गया आपका 11 UA। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये L क्या होता है सर, लाइबिलिटीज़, दीज आर द लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सक्लूड करना है। लाइबिलिटीज़ में भी क्या है, एक्सक्लूड करना है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अपना जो क्या बोलते हैं इक्विटी वगैरह होता है ना, वो इधर नहीं आता है। तो पेडअप कैपिटल आपकी एक्सक्लूडिंग, पेडअप कैपिटल नहीं आएगी आपकी यहाँ पर। चलो लाइबिलिटी को अलग अलग दिखाता हूँ ताकि एक्सक्लूड करना है, पेडअप यहीं दिखा देता हूँ। पेडअप कैपिटल हो गया, ठीक है। और डिविडेंड अगर मान लो कोई है, तो वो भी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। डिविडेंड चाहे वो प्रेफरेंस पर हो और इक्विटी पर हो, वो डिक्लेयर नहीं हुआ है बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, वो एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना, वो यहाँ पर नहीं आएगा। डिविडेंड नॉट डिक्लेयर वाला ऐसे लिख लो, नॉट डिक्लेयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, बिफोर डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है ना, एट द AGM ऑफ द कंपनी। अगर कोई डिविडेंड है जो डिक्लेयर नहीं हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दो। फिर अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी नहीं आएगा, और जो प्रोविजंस होते हैं वो भी नहीं आएंगे। मैंने आपको बताया था ना, प्रोविजंस जैसे इनकम टैक्स प्रोविजंस है, दैट इज़ नॉट रियल लाइबिलिटी, ठीक है ना। अगर मान लो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मान लो प्रोविज़न तो कोई भी हो, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ इनकम टैक्स का। ये मान लो प्रोविज़न आपका टैक्स प्रोविज़न 3 लाख का, आपका TDS कितना है 1 लाख रुपए का। तो आप बोलोगे भाई 3 लाख की लाइबिलिटी है, 1 लाख का एडवांस टैक्स जमा है या TDS TCS जमा है, तो -1 लाख सेट करो, 2 लाख आपको पे करना है। दिस इज़ रियल लाइबिलिटी, ये रियल लाइबिलिटी में आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रोविज़न आ गया, प्रोविज़न फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटीज़ आ गया, अनसर्टेन लाइबिलिटी आ गया, ठीक है ना, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ आ गया, तो ये यहाँ पर नहीं आएंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, काय को मगजमारी करने का, ठीक है। तो ये FMV 1, तो ये 4 स्टेप में आपको FMV 1 आ गया है, ठीक है।
अब FMV2 मैं बता देता हूँ आपको, 5वीं स्टेप 5, ठीक है। इस तरीके से जाना, देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और ये लास्ट में स्टेप 5। अब स्टेप 5 में क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा FMV2 में, या तो आपको कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, मनी, या तो आपको मिलेगा मनी या मिलेगा अदर देन मनी। रिलैक्स हो जाओ यार, पैसा देखो भाई, अगर मान लो कंसिडरेशन में मुझे दे रहा है तो कंसिडरेशन में मुझे क्या क्या दे सकता है, या तो पैसा देगा या कोई काइंड में देगा। अगर पैसा मिलता है तो पैसे की तो नॉर्मल वैल्यू होती है, 10 लाख रुपए के लेगा तो 10 लाख ही कहलाएंगे वो तो। और अदर देन मनी अगर वो मुझे देता है तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई एसेट्स काइंड में मिल रही है वो 11 UA में कवर है क्या, में कवर, इफ़ 11 UA में कवर है, ठीक है ना, तो 11 UA के अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस अपन ले लेंगे, मतलब सिंपल है, 11 UA के अकॉर्डिंग ले लेंगे। अभी अपन ने देखा ना 11 UA, वो ले लेंगे। शेयर्स का मैंने बता ही दिया, बाकी के केस में मार्केट प्राइस। दिमाग नहीं लगाने का, बहुत रिलैक्स रहने का यार, ठीक है। अगर 11 UA में नहीं है, मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी SDV ले लेंगे, ठीक है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी SDV ले लेंगे, और इसके अलावा अदर कोई प्रॉपर्टी है जो 11 UA में नहीं आ रही है तो उसकी FMV ले लेंगे, मतलब मार्केट प्राइस ले लेंगे, मार्केट प्राइस। बस 11 UA में भी मार्केट प्राइस ही लेते हैं, शेयर्स को छोड़ के। फिक्स कर लो अपना सिद्धांत, शेयर्स के केस में भी मैंने बताया वो, ठीक है। बस ये हो गया आपका, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन कर लो इसको। अब देखो, KN कंपनी हैज सोल्ड ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन ए स्लम सेल 31/3/2023 SVPC, ठीक है ना। फॉलोइंग कंसिडरेशन आपको मिला है, फॉलोइंग कंसिडरेशन, ये देखो कंसिडरेशन आपको गिवन है, लैंड दी है आपको 500 लाख की, FMV है 415 लाख। तो मुझे बताओ, अभी अपन ने देखा है FMV2 में आपको अगर पैसा मिलता है, ये देखो यहाँ मनी भी मिला है 100, और शेयर्स ऑफ राजा, 11 UA की वैल्यूएशन भी दी हुई है, वेरी गुड। ये लो, चलो आपका FMV2 यहीं निकल जाएगा। FMV2 में अपन ने क्या देखा, ये लो, आ जाओ, ये डेमो देख लो हाथों हाथ। सर मेरे को पैसा कितना मिला, मेरे को पैसा मिला 100 लाख, ठीक है। चलो सर मेरे को ये क्या बोलते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, हाँ सर, कितने की थी उसकी, 400 लाख। चलो वेरी गुड, ठीक है ना, 400 लाख थी ना। FMV से हमें मतलब ही नहीं है। शेयर्स ऑफ राजा 11 UA के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 11 UA के अकॉर्डिंग, ये देखो गिवन है, यहाँ पर डरने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दे देगा। कितनी थी रे भाई, 100 लाख, 100 लैक्स। तो मेरी 400, 500, 600 विल बी माई FMV2। ये लो सर, क्या सर, ये लो, ये निकाल दिया मैंने, ठीक है ना। 600 विल बी माई FMV2, देख लो यही आ रहा है ना। कहाँ है रे भाई आंसर, नहीं लगता दिल तेरे बिना, ठीक है। चलो 600 लाख ही है ना, हाँ जो भी है यार भाई, समझ आ रहा है अपने को, तो लोड नहीं लेने का ज़िंदगी में, 600 लाख ही है। अब आ जाओ FMV1 पे कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, असेट्स आपको दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सोल्ड ऑल असेट्स, ठीक है। तो ये पूरा अपने को डिटेल दे दी इसने। असेट्स, ये आपकी असेट्स, ये आपकी, तो ये तो हो गई असेट्स, ये हो गई लाइबिलिटीज़, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में अपन ने क्या क्या नहीं लेते हैं, लाइबिलिटीज़ में अपन अभी अपन FMV1 पे काम कर रहे हैं, FMV1 पे काम कर रहे हैं। तो लाइबिलिटीज़ में बिल्कुल क्लियर है, ये नहीं लूँगा, कैपिटल नहीं लूँगा, अनसिक्योर्ड लोन लूँगा, बैंक बोरोइंग लूँगा, ठीक है, सन्डी क्रेडिटर लूँगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, सन्डी डेटर्स, कैश, लोन, और ये। अब देखो यहाँ पर भी अपन FMV1 में क्या करते हैं, FMV1 में क्या करते हैं, A + B + A + B + C + D, ठीक है ना, -L। तो ये तो हमारा एक काम, तो L तो मुझे पता है क्या है। अब मुझे A अदर्स, B और C में जाडा SP, B और C में क्या आता है, जाडा SP बस, और D में आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब देखो मेरे पास जाडा SP बस है क्या, इसमें लैंड नहीं है, मज़े करो। ज्वेलरी, आर्चोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, बुलियन, शेयर्स तो है ही नहीं, तुम मज़े करो, ये इजी हो गया अपने लिए। ए में क्या हो गया, अदर आ गई। तो अब देखो, प्लांट एंड मशीनरी अदर्स में है, लैंड, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई सब आपके पास। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई तो एट रिवैल्यूड फिगर 1200 रिवैल्यूड अमाउंट है, हमें मतलब ही नहीं है 1200 से, हमें तो SDV चाहिए सब इसकी, इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगी। कॉस्ट ऑफ लैंड ये है, SDV 31/3 को 1300 है, तो हमें तो मतलब है सर SDV से, तो हम यहाँ 1300 ले लेंगे, ठीक है। चलो लाइबिलिटीज़ तो अभी अब अपन देखते हैं, बता ही दिया मैंने आपको, 1627 रुपये लग रही है मुझे अभी, और तो कुछ है नहीं इसमें,
ठीक है, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाओ सब, ये है ही नहीं तो बचा क्या, अदर्स। अदर्स तो लेते हैं बुक वैल्यू पे। अदर्स किस पे लेते हैं, बुक वैल्यू पे, बट रियल एसेट शुड बी देयर, सारी रियल ही है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। तो ये 250 पे ले लो, प्लांट एंड मशीनरी 250 पे आ जाएगी आपकी, ठीक है। फिर ये तो हो ही गई अपनी। सन्नी डेटर्स 380 पे, कैश 2 रुपया, लोन 150, क्लोजिंग स्टॉक 250, ठीक है। चलो बस ये हो गया आपका। ये लो सर, FMV1 भी निकल गया, FMV2 भी निकल गया, क्या इतना लोड लेते हो। तो अपना मेन काम तो हो ही गया, है ना। मेन काम तो हो गया कि भाई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, विच एवर इज हायर आउट ऑफ FMV1 और FMV2, दोनों में से जो हायर हो वो ले लेंगे। देख लो भैया यही आ रहा है क्या, होले ये तो कुछ और है। देखो 1 मिनट यार, ये टोटल मेरे पास कैल्सी नहीं है ना यार, मेन प्रॉब्लम ये हो रही है। 250 ये आ गया, 250, 380 ये आ गया, 380, 2 ये आ गया, 2, 150 और 250, 150 और 250 ये 1032। सर कैल्सी नहीं है ना, इसलिए ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो 1032 आपकी ये हो गया, प्लस 1300, ठीक है ना। तो 1032 प्लस 1300 कितना होता है, 2332 माइनस 1627, कहानी ख़त्म, ठीक है। ये देखो ये आ गया 1300, ठीक है ना। A B C और L, अच्छा L में और है क्या यार, सर मैंने क्या किया फिर, ओ सॉरी, मैंने ये बोला था, गलती कर दी ना। मैंने क्या बोला था, 1627 के अलावा सारे लेने हैं। क्या सर आप भी मज़े करते हो। 500 प्लस 80, 580 माइनस तो 605 हो गए ना भाई, क्या करते हो रे, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करने का। मैं तो थोड़ा टाइम मेरे पास कम है क्योंकि बैटरी जा रही है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, और तुम्हारे एग्जाम भी है ना यार, तो थोड़ा लोड मेरे को भी रहता है। तो ये 605 हो गया। सर आपको लोड रहता है तो हमको तो समझ में आता होगा, आपको बिल्कुल आता है। अरे रिलैक्स हो गया काम करने का, टेंशन नहीं लेने का। ये 605 हो गए। तो अब देखो अपना कहाँ है भाई, हाँ देखो ये 1032, 1300 और माइनस 605 तो आ गया अपना, ठीक है ना। माइनस 605 तो 1727, दिस इज़ और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है ना। विच एवर इज हायर लेते हैं, FMV1 और FMV2। FMV1 और FMV2 कितना है, 600, तो दोनों में से हायर कौन सा है, देखो FMV1 तो हमारे पास आ गया और FMV2 ये रहा 600, और ये देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर आउट ऑफ FMV1 और FMV2, ठीक है। तो ये हमारे पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आता है माइनस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस, मैंने क्या बताया था, कॉस्ट। कॉस्ट में क्या लेते हैं, नेटवर्थ, बट रिवैल्यूएशन इफेक्ट इग्नोर कर दो, इग्नोर रिवैल्यूएशन इफेक्ट, इग्नोर रिवैल्यूएशन इफेक्ट, दैट्स इट, ठीक है ना। इग्नोर रिवैल्यूएशन इफेक्ट। अगर मान लो और डेप्रिशिएबल असेट्स है तो WDV ले लो, डेप्रिशिएबल असेट्स तो WDV, और नॉन डेप्रिशिएबल है तो बुक वैल्यू, बस इग्नोर रिवैल्यूएशन इफेक्ट। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएबल है तो 250, इसकी नहीं WDV दी हुई है क्या, WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज पर 43.6 200 लाख है, तो 200 लेंगे सर, 200 लेंगे क्योंकि हमें तो 43.6 से मतलब है ना यार, है ना। तो 200 लाख लेंगे अपन, तो मतलब हमें तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग WDV चाहिए ना भाई। हाँ कहाँ है भाई, ये रही 200 लाख, ठीक है। देखो अपन वो कर रहे हैं, वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग, ठीक है, ये हमने ले लिया। अच्छा लैंड एट रिवैल्यूड फिगर, अच्छा अब मुझे बताओ एट रिवैल्यूड फिगर कभी भी नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ये लेंगे कॉस्ट ऑफ लैंड 100 लाख, कॉस्ट ऑफ लैंड 100 लाख, यहाँ SDV कुछ नहीं लोगे, मैंने बोला ना बुक वैल्यू, तो ये 100 लाख, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना, बहुत क्लियर है ना। अभी मैं तुम्हें लॉजिक नहीं बता पा रहा हूँ इन सब चीज़ों का, नहीं तो मेरे रेगुलर सेशन में लॉजिक के साथ बताया था कि तुम्हें याद ही नहीं करना पड़े। चलो अभी कहाँ है अपन, ये हो गया सन्नी डेटर्स, ये ले लो यूँ के यूँ ही, 380, 2, 150 और 250, 380, 2, 150, 250, तो ये हो गया 882, ये ऐड हो गया। अब उसमें से लाइबिलिटी सारी लेस कर दो, इसको छोड़ के 25, 508, ये आ गया 477, राइट। तो दिस इज़ 477 आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से लेस कर दो, 1250 विल बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये होल्डिंग ड्यूरेशन अगर 2 साल से ज़्यादा है, सॉरी 3 साल से ज़्यादा है, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा और 20% टैक्स लग जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलो अब थोड़ा सा चार्ज कर ले मैं इसको, फिर वो बनाता हूँ तुम्हारे क्या बोलते हैं यूलिप वाला।